8 साल की उम्र में हाथ में सिर्फ एक तरबूज छीलने वाला चाकू लेकर मैंने विदेश में ढेर सारे अमीर जिद्दी बच्चों की जान बचाई। अपने देश वापस लौटने के बाद मैंने गलती से यहाँ का बिलियनियर अचीवमेंट अनलॉक कर लिया। उस रोने धोने वाले फैमिली रियूनियन के दौरान मेरी अमीर माँ ने मुझे बिल्कुल नफरत से देखा और कहा, ठीक है तुम वापस आ गए, लेकिन अपने छोटे भाई को परेशान करने की हिम्मत मत करना। जब सबको लगा कि मैं रोने लगूंगा, मैं अपने पापा आर्थर थॉर्न की तरफ मुड़ा और पूछा, क्या ये मेरी सौतेली माँ है? घर के नौकरों की तो थूक ही अटक गई। शुक्र है उन्होंने सही वक्त पर अपना मुंह बंद कर लिया। मैडम एलिनोर टमाटर जैसी लाल हो गईं और चिल्लाईं, ये बच्चा क्या बकवास कर रहा है? मैं सौतेली माँ कब से बन गई? ये सुनकर मैंने हैरान होकर अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया। क्या यही सच नहीं है? अगर मैं आपका सगा बेटा हूं और आपने मुझे खोया था, तो अब जब मैं वापस आया हूं तो आपको मुझे वीआईपी ट्रीट करना चाहिए ना। आप एक अडॉप्ट किए हुए बच्चे के नखरे क्यों उठा रही हैं और मुझे कचरे के डिब्बे की तरह क्यों देख रही हैं? मेरा यह सॉलिड लॉजिक सुनकर उनका दिमाग ही चलना बंद हो गया। वह बस वहां खड़ी होकर बफर करने लगी। मुझे इन एनपीसी की कोई परवाह नहीं थी। मैंने सीधे आर्थर को देखा, मेरा कमरा कहाँ है? सेकंड फ्लोर पर खिड़की के पास, आर्थर ने जवाब दिया। मैंने सिर हिलाया, मुड़ा और सीधे ऊपर चला गया। बॉर्डर से लेकर यहां तक मेरे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स मुझे हाई अलर्ट पर रख रहे थे। मैं कई दिनों से सोया नहीं था। कमरे में पहुंचते ही मेरा सिस्टम शट डाउन हो गया। जब मैं अगली सुबह जगा तो मैंने अपने पास एक डॉल गुड़िया देखी। मैंने तुरंत उसका सिर मरोड़कर अलग कर दिया। उसके अंदर का खोखला हिस्सा चेक किया। शुक्र है अंदर कोई हिडन कैमरा या संदेहास्पद चीज नहीं थी। कमरे का दरवाजा खोलकर मैं खाने की खुशबू के पीछे पीछे सीधे डाइनिंग रूम पहुंच गया। आर्थर के कहने पर एलिनोर और ह्यूगो को अजीब तरीके से मेरा इंतजार करना पड़ रहा था। मुझे आराम से अंदर आते देख उन्होंने ठंडी आह भरी, दोपहर तक सोते रहते हो और सबको इंतजार करवाते हो, बिल्कुल तमीज नहीं है। जल्दी बैठो, ह्यूगो को बाहर जाना है। बाद में तुम ह्यूगो के क्लासमेट्स उनसे मिलोगे। याद रखना, नॉर्मल बिहेव करना। वो सब बड़े घरों के बच्चे हैं, तुम्हारे छोटे से गांव के बच्चों जैसे नहीं। मैं नहीं जा रहा, मेरा इंतजार मत करो। क्या? ह्यूगो गुस्से में दिखा। अगर तुम नहीं जा रहे थे तो पहले क्यों नहीं बताया? तुमने हमें कब से वेट करवाया? मैंने उसे बिल्कुल ब्लैंक लुक दिया। किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं जाना चाहता हूं या नहीं। एलिनोर को लगा मैं जानबूझकर नखरे दिखा रहा हूं। उन्होंने ह्यूगो का हाथ पकड़ा और बिना कुछ बोले वहां से चली गईं। उन अनोइंग मॉब्स, परेशान करने वाले लोगों को वहां से जाते देख मैंने सुकून से एक टॉप टियर ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। जैसे ही मैं टेबल से उठने वाला था, एक 15 से 16 साल की लड़की बिखरे बालों के साथ नीचे आई। उसने मुझे साइड आई दिया, फिर बिल्कुल इग्नोर करके अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। बटलर ने आगे बढ़कर अजीब सी इंट्रोडक्शन करवाई। मिस, ये छोटे मास्टर हैं जो कल वापस आए हैं। छोटे मास्टर, ये आपकी बड़ी बहन है, क्लोए। क्लोई ने तो अपनी एक आईब्रो तक नहीं उठाई। बटलर ने शर्मिंदगी से मुझे देखा, लेकिन जब उसने ध्यान दिया तो मैं क्लोई के हाथ में मौजूद लैपटॉप पर हाइपर फोकस्ड था। छोटे मास्टर, क्या कुछ बात है? मैंने लैपटॉप की तरफ इशारा किया और पूछा, ये कहां से खरीदते हैं? बटलर थोड़ा परेशान लगा, क्योंकि आप अभी छोटे हैं और गांव में शायद कंप्यूटर को कभी हाथ नहीं लगाया, इसलिए हमने अभी तक आपके कमरे में नहीं रखवाया। बटलर की बात पूरी होने से पहले ही मैं अपनी चेयर के पास गया, एक प्लास्टिक बैग से कैश की एक मोटी गड्डी निकाली और उसे थमा दी। मेरे पास पैसे हैं, क्या मैं एक खरीद सकता हूं? इस बॉलर मूव ने क्लोई को भी हैरान कर दिया। उसने पहली बार स्क्रीन से नजर हटाकर ऊपर देखा। उसने अपने पापा के सीरियस चेहरे को देखा। अचानक उसे इस वाइल्ड बच्चे में इंटरेस्ट आने लगा। तुम्हें यह चीज चाहिए? मैंने एक 100% ऑनेस्टी से सिर हिलाया। क्लोई मुस्कुराई। उसके सुंदर चेहरे पर एक बदमाशी थी। मैं तुम्हें दे सकती हूं, लेकिन क्या तुम्हें इसे चलाना भी आता है? मैं तुरंत आगे बढ़ा, क्यूरियस होकर पूछा, कैसे चलाते हैं? ध्यान से देखो बच्चे, ये जो फैंसी ग्राफिक्स तुम देख रहे हो, ये असल में इन बोरिंग लेटर्स से बनते हैं। उसके हाथ कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगे। स्क्रीन पर अजीब से कोड आने लगे, बिल्कुल मैट्रिक्स मूवी की तरह। फाइनली उसने एंटर दबाया और एक नया वेब पेज खुल गया। सिंपल है ना? ट्राई करना है। एक आलू भी इसे समझ सकता है। अगर तुम नहीं कर पाए तो इसका मतलब तुम नूब नूब हो और मुझे बहन कहने का हक नहीं है। बटलर को पसीने आ रहे थे। क्लोई की हैकर स्किल्स के सामने इस बच्चे को चैलेंज करना बिल्कुल एक छोटे बच्चे को बुली करने जैसा था। यह सोचकर कि मैं अभी गांव से आया हूं, उसे मेरे लिए बुरा लग रहा था। क्लोई ने मुझे उठाया और अपनी गेमिंग चेयर पर बिठा दिया। मैंने अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा इधर उधर देखा। मैंने कुछ कैरेक्टर्स टाइप किए और एंटर हिट किया।
जब नया पेज लोड हुआ तो क्लोई का मुंह खुला का खुला रह गया। ये तुमने किया? उसने लैपटॉप वापस लिया और मेन स्क्रीन पर चेक करने लगी कि कहीं मैंने कोई चीट कोड तो यूज नहीं किया। मैंने उसे हैरान होकर देखा। क्या आपने मुझे अभी टाइप करते हुए नहीं देखा? क्लोई जितना देख रही थी उसका दिमाग उतना ही शॉर्ट सर्किट हो रहा था। वो बात नहीं है, कोड का स्ट्रक्चर तो परफेक्ट है, लेकिन इसमें इतने सारे स्पेलिंग टाइपोज, गलतियां क्यों हैं? मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, मुझे सिर्फ अल्फाबेट्स आते हैं। मैं कभी स्कूल नहीं गया। जो थोड़े बहुत वर्ड्स मुझे आते हैं वो बॉर्डर के कम्युनिकेशन कोड्स हैं। क्लोई बिल्कुल सुन्न हो गई। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं मैट्रिक्स का कोई ग्लिच हूं। अगले ही सेकंड उसने मुझे बोरी की तरह उठाया और तेजी से ऊपर भागी। बटलर डर के मारे कांप रहा था। वह पीछे से चिल्लाया, मिस, मास्टर ने घर के अंदर पीवीपी कॉम्बैट, लड़ाई करने से मना किया है। आगे से सिर्फ क्लोई की आवाज आई, चुप रहो। क्लोई ने मुझे अपने मल्टी मॉनिटर गेमिंग सेटअप के सामने पटक दिया। उसने 4 अलग अलग कोड पैनल्स खोले। इसमें से तुम्हें कितना समझ आता है? मैंने स्क्रीन को स्कैन किया जो काफी अलग लग रहा था। मैंने तीसरे मॉनिटर की एक लाइन पर उंगली रखी। क्या यह पार्ट गलत टाइप हुआ है? क्लोई फ्रीज हो गई। उसने आगे झुककर ध्यान से देखा। कहां? यहां। मैंने अपनी उंगली ऊपर की। टच स्क्रीन होने की वजह से मैंने पुराना कोड डिलीट किया और खुद एक नई लाइन टाइप कर दी। इससे पहले कि क्लोई कुछ समझ पाती मैंने एंटर दबा दिया। हे, उसे हाथ मत लगाओ। क्लोई गुस्से में फटने ही वाली थी। उसकी हैकर गिल्ड एक बड़े साइबर वॉरफेयर टूर्नामेंट के बीच में थी। वो लोग दूसरी टीम के डीडीओएस अटैक से बच रहे थे और चैंपियनशिप जीतने के लिए सबसे कम वक्त में फायरवॉल लूप होल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वह इसके लिए कई दिनों से सोई नहीं थी। वह फाइनल बॉस स्टेज तक पहुंच चुकी थी और सिर्फ इसलिए क्योंकि वह नीचे टोस्ट खाने गई थी। इस बच्चे ने सब बर्बाद कर दिया। जैसे ही वह मुझ पर चिल्लाने वाली थी, स्क्रीन अचानक चमकी। एक विक्ट्री साइन के साथ एक क्वेश्चन मार्क पॉपअप अप हुआ। उसी वक्त उसके हेडसेट से उसके टीममेट्स की चीखने की आवाज आई, होली काओ, बॉस क्लोई, आप तो भगवान हो। एक ही बार में उनके वीक स्पॉट पर वार किया। उनका सर्वर सीधे शैडो रेलम में चला गया। हम जीत गए, हम चैंपियंस हैं। उनकी खुशी की आवाजें सुनकर क्लोई ने धीरे से अपना सिर तीसरे मॉनिटर की तरफ घुमाया। उसकी आंखें बड़ी होती गईं। क्या तुम्हें अभी भी कंप्यूटर चाहिए? मैं तुम्हें खरीद कर दूंगी, उसने अपना सिर खुजाते हुए कहा। एक 8 साल के बच्चे से कैरी होना थोड़ा एम्बैरसिंग था। अब वह मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि टूर्नामेंट क्या होता है, लेकिन मुझे लगा मैंने कुछ अच्छा किया है, इसलिए मैंने मौका नहीं गंवाया। हाँ, मुझे चाहिए। डील। हम अभी शॉपिंग चल रहे हैं। जब हम मेगा मॉल पहुंचे तब तक मैंने एक पूरी डिक्शनरी पढ़ ली थी। क्लोई को यकीन नहीं हो रहा था। उसने टेस्ट करने के लिए रास्ते के रैंडम बोर्ड्स की तरफ इशारा किया। मैंने बस उन्हें एक नजर देखा। ना सिर्फ मैंने उनका सही प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण किया, बल्कि उनका मतलब भी समझाया और एक्स्ट्रा डैमेज के लिए कुछ मुहावरे भी बोल दिए। क्लोई ने डर कर मेरे छोटे से सिर को देखा। तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है? हमारी फैमिली में इतने हाई लेवल जेनेटिक्स कब से आ गए? मेरा ऐसी भीड़ भाड़ वाली फैंसी जगह पर पहली बार आना हुआ था। ऑनेस्टली मैं थोड़ा स्ट्रेस था। मेरे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हर एक इंसान को स्कैन कर रहे थे और थ्रेट लेवल कैलकुलेट कर रहे थे। क्लोई को लगा मैं भीड़ से डर रहा हूं। उसने एक सेकंड के लिए सोचा, फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कंफर्ट करते हुए बोली, डरो मत, बड़ी बहन यहां है। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन में वह सीधे एक जानी पहचानी दुकान पर गई। क्लोई ने एक बॉस की तरह हाथ हिलाया, इस मैडम के लिए सबसे टॉप और मैक्स स्पेक सेटअप निकालिए। दुकान का मालिक क्लोई का दोस्त था। उसे एक बच्चे को साथ लाते देख वह हैरान रह गया। मिस क्लोई अपने छोटे भाई को शॉपिंग करवा रही हैं। ये तो बहुत रेयर नजारा है, लेकिन रुको, छोटे मास्टर आज थोड़े ज्यादा क्रिस्पी टैन, सांवले लग रहे हैं। यहां से दफा हो जाओ। ये वो रोने वाला ह्यूगो नहीं है, ये मेरा असली भाई है, बायोलॉजिकल। ओके? मैं काउंटर पर पीसी का इंतजार कर रहा था। अचानक मेरी कॉलर हवा में उठ गई। ये बहुत भारी है, उन्हें घर पर डिलीवर करने दो। क्लोई ने मुझे दुकान से बाहर इस तरह उठाया जैसे कोई आवारा बिल्ली का बच्चा हो। उसने नक्शा देखा और हम सीधे किताबों की दुकान की तरफ चल दिए। अंदर जाकर उसने आईटी सेक्शन के बोर्ड का पीछा किया। उसने बुनियादी प्रोग्रामिंग किताबों का एक ढेर उठाया और उन्हें मेरी बाहों में थमा दिया। ये तुम्हारे आधार को मजबूत करने के लिए है, तुम्हारा कोड स्ट्रक्चर बिल्कुल बकवास है। मैंने किताबों का एक ऐसा ढेर पकड़ा जो ईंटों से भी ज्यादा मोटा था। सब कुछ इतना नया लग रहा था। मैंने ऐसी जगहें सिर्फ टीवी पर देखी थी। जब मैं आसपास देख रहा था तो मुझे एक जानी पहचानी लड़की दिखाई दी। उसने भी ऊपर देखा और मुझे देख लिया।
हैरानी के मारे उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह लगभग दौड़ती हुई मेरी तरफ आई। लियो, तुम यहां क्यों हो? मैं तो 2 दिन बाद तुमसे मिलने आने वाली थी। क्या तुम ठीक हो? इस शहर में वह मेरी इकलौती दोस्त जैसी थी। उसने पहले भी मेरी मदद की थी, इसलिए मैंने सिर हिलाया। हाँ, मैं अब थॉर्न परिवार के साथ हूं। खाना अच्छा है, शुक्रिया। वह लड़की मेरे लिए बहुत खुश थी और मुस्कुरा रही थी। ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन क्लोई थॉर्न अच्छी इंसान नहीं है, संभल कर रहना। वह तुम्हें परेशान कर सकती है। वह मिडिल और हाई स्कूल दोनों में ही एक मशहूर गुंडी रही है। वह किसी को नहीं छोड़ती। वह बस मेरे स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। मैंने अपना सिर हिलाया। इससे पहले कि मैं कुछ समझा पाता, एक बड़े हाथ ने मुझे पकड़ा और किसी की पीठ के पीछे खींच लिया। नोरा क्विन, तुम किसे गुंडी कह रही हो? वो मेरा भाई है। तुम उसे मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश क्यों कर रही हो? नोरा वहीं जम गई। उसने क्लोई की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ। तुम दोनों साथ आए हो? क्लोई ने गुस्से में कहा। और नहीं तो क्या, वह और किसके साथ होगा? तुम्हारे साथ। नोराह ने बचाव में अपने हाथ उठाए। यह एक गलतफहमी है। तुम्हारा भाई और मैं सीमा से एक साथ वापस आए हैं। उसने मेरी बहुत मदद की थी, मैं तो बस उसका हालचाल जानना चाहती थी। क्लोई को लगा कि वह किसी नकली गेम कैरेक्टर की तरह नाटक कर रही है, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया और ताना मारते हुए कहा, तुम्हारे जैसा कमजोर इंसान ही किडनैप हो सकता है। इतने अच्छे नंबर लाने का क्या फायदा, जब हवा का एक झोंका भी तुम्हें गिरा सकता है। इस बकवास के सामने नोराह बस शालीनता से मुस्कुराई। वह नीचे झुकी और उन किताबों को देखने लगी जो मैंने पकड़ रखी थी। क्या तुम यह सब पढ़ने वाले हो? क्या तुम्हें यह समझ आती हैं? मैंने सिर हिलाया। फिर मुझे याद आया कि यह लड़की हमेशा अव्वल आती है, इसलिए मैंने पूछा, क्या तुम मुझे कुछ संदर्भ पुस्तकें चुनने में मदद कर सकती हो? मुझे लगा कि क्लोई को सिर्फ तकनीक के क्षेत्र की ही समझ थी। गाड़ी में जो शब्दकोश था वह विस्तृत था, लेकिन उसका ज्ञान बहुत पेचीदा था। मैंने उसे केवल इसलिए याद कर लिया क्योंकि मेरा दिमाग इंटेल कोर i9 की तरह चलता है। बेशक, नोराह की आंखें खुशी से चमक उठीं। वह इस एहसान को चुकाने के लिए बहुत खुश थी। आखिरकार मेरे जान बचाने वाले बहादुरी के काम को दुनिया के सामने नहीं लाया जा सकता था। वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहती थी। सच कहूं तो घर लौटने के बाद उसे लगा था कि थॉर्न परिवार के बच्चे होने का नाटक करना संदिग्ध है। वह कुछ दिनों में थॉर्न के घर आकर मुझे गोद लेने, मेरा मतलब है छुड़ाने की योजना बना रही थी। उसका परिवार इतना अमीर था कि वह एक आवारा बच्चे को पाल सकता था, लेकिन क्लोई को किसी विलेन की तरह मेरी रखवाली करते देखकर मामला अब और पेचीदा लग रहा था। मैं उन दोनों किशोरियों के बीच चल रही तीखी नजरों की लड़ाई से पूरी तरह बेखबर था। मैं नोराह के पीछे पीछे प्राथमिक विद्यालय की किताबों वाले हिस्से में गया। उसके द्वारा चुनी गई किताबों को देखने के बाद मैं बहुत संतुष्ट हुआ और शुक्रिया कहा। नोराह मेरे सिर को थपथपाने ही वाली थी, लेकिन क्लोई ने उसे घूर कर देखा, इसलिए नोराह ने उसकी बजाय सबसे ऊपरी शेल्फ की तरफ इशारा किया। असल में शब्द सीखने का सबसे तेज तरीका कहानियां पढ़ना है। कॉमिक बुक्स उबाऊ नहीं होती। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैंने उत्सुकता से सिर हिलाया। तुम उन्हें नीचे से नहीं देख सकते। मुझे तुम्हें ऊपर उठाने दो ताकि तुम चुन सको। नोराह ने अपनी बाहें मेरी तरफ फैलाईं। मैं बस हां कहने ही वाला था कि अचानक मेरे पैर जमीन से ऊपर उठ गए। क्लोई ने मुझे कांख से पकड़ा और नोराह को उकसाते हुए ऊपर उठा दिया। वह तुम्हारा भाई नहीं है, अपने काम से काम रखो। नोराह ने उसके इस तरह बेरहमी से उठाने पर अपनी भौहें सिकोड़ी। तुम उसे असहज कर रही हो। क्लोई को आखिरकार इस बात का एहसास हुआ और उसने जल्दी से मुझे नीचे उतार दिया। नोराह ने बेबसी से आह भरी। वह नीचे झुकी, धीरे से मेरी बाहों को सहारा दिया और मुझे इस तरह ऊपर उठाया जैसे मैं कांच का बना हूं। जब बच्चों की देखभाल की बात आती है तो नोराह की कोमलता साफ तौर पर बहुत ऊंचे स्तर की थी। कॉमिक्स चुनने के बाद हम तीनों किताबों की दुकान से बाहर आ गए। नोराह ने मुझे आइसक्रीम खाने के लिए बुलाया। वह चीज पूरी तरह चीनी से भरी है, उसमें इतना अच्छा क्या है? क्लोई ने, जिसे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं था, मजाक उड़ाते हुए कहा। नोराह ने मेनू की तरफ इशारा किया और मुझसे पूछा कि मुझे कौन सा फ्लेवर चाहिए। मैंने अपना सिर हिलाया और कहा कि मैंने इसे कभी नहीं खाया। क्लोई, जो एक कदम पीछे चल रही थी, ने यह सुन लिया। वह वहीं रुक गई। तभी उसने ध्यान दिया कि मैं कितना कमजोर और दुबला पतला था। मेरे बाल भूसे की तरह पीले और सूखे थे। आमतौर पर मेरे लिए भरपेट खाना ही एक बड़ी बात थी। किसी महंगे पार्लर में शानदार डेजर्ट खाना तो दूर की बात थी। एक पल के लिए उसे अपनी लापरवाही पर पछतावा हुआ। उसे थोड़ा दुख भी हुआ। वह आगे बढ़ी और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे पास जितने भी फ्लेवर हैं वो सब ले आओ, आराम से खाओ और हर एक का स्वाद चखो।
कुछ ही मिनटों बाद पार्लर के अंदर टेबल पूरी तरह से सतरंगी आइसक्रीम से भरी हुई थी, जो सिर्फ मेरे लिए एक पहाड़ की तरह सजाई गई थी। मैंने डार्क चॉकलेट की एक छोटी चम्मच उठाई। मिठास मेरे मुंह में घुल गई और मेरी आंखें खुशी से चमक उठीं। क्लोई लगातार मेरा चेहरा देख रही थी। मेरी प्रतिक्रिया देखकर वह बहुत गर्व महसूस करने लगी। अगर तुम्हें यह पसंद है तो हम घर के लिए एक पूरा फ्रिज खरीद लेंगे। तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो। नोरा हमारे सामने बैठी थी। उसे लाचारी महसूस हो रही थी, लेकिन वह मुस्कुरा भी रही थी। बच्चों का पेट बहुत नाजुक होता है। इतनी ठंडी चीजें खाने से उसका पेट खराब हो जाएगा। क्लोई एक पल के लिए सोच में पड़ गई। उसने अपना सिर खुजलाया और बुदबुदाई, इंसानी बच्चे इतने पेचीदा क्यों होते हैं। ठीक उसी समय बच्चों का एक समूह बाहर से गुजरा। उस समूह के सबसे तड़क भड़क वाले बच्चे ने रुककर दुकान के अंदर देखा। मेरा ध्यान उधर गया और मैंने ऊपर देखा तो मेरी आंखें पूरी तरह हैरान हुगो से मिल गईं। बाहर के बच्चों ने हुगो को रुकते हुए देखा। उन्होंने भी उसकी नजर का पीछा किया और हम तीनों को देख लिया। हुगो, क्या वह तुम्हारी बहन नहीं है? वह किसी दूसरे बच्चे को इतना महंगा खाना क्यों खिला रही है? हाँ, क्या तुमने नहीं कहा था कि वह तुम्हारे साथ खेलने के लिए बहुत व्यस्त रहती है? क्या उसके सामने बैठी लड़की हाई स्कूल की टॉपर है? वह कितनी सुंदर है। अमीर बच्चे जल्दी समझदार हो जाते हैं। वे सभी मशहूर सीनियर छात्रों के बारे में जानते थे, खासकर क्लोई और नोराहे के बारे में, जो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत नामी और मशहूर थीं। वे हमेशा चर्चा का विषय रहती थीं। हुगो अपने ग्रुप का लीडर सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसकी बहन आईटी की उस्ताद थी। हुगो, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारी बहन तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है? चलो अंदर चलते हैं और उससे हमारे लिए आइसक्रीम खरीदने को कहते हैं। हाँ हाँ, मुझे भी आइसक्रीम चाहिए। दोस्तों का दबाव बहुत ज्यादा था। हुगो पीछे नहीं हट सकता था। उसने हमें घूर कर देखा और अपने दांत भींचे। ठीक है, चलो चलते हैं। इससे पहले कि दुकान का स्टाफ स्वागत है कह पाता, बच्चों की एक टोली अंदर घुस आई। हुगो सबसे आगे था। उसने क्लोई की आस्तीन पकड़ी और बहुत प्यारा बनने का नाटक करने लगा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम यहां घूम रही हो? हम सब साथ आ सकते थे। मेरे दोस्त भी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। हाँ क्लोई, हुगो ने कहा था कि तुम एक प्रो गेमर हो। क्या तुम हमें सिखा सकती हो? वाह, तुम लोगों ने इतनी सारी आइसक्रीम मंगवाई है, क्या हम भी खा सकते हैं? क्लोई चारों तरफ से शोर मचाते बच्चों से घिर चुकी थी। इस बकबक ने उसके सिर में तेज दर्द कर दिया। उसने छिड़कर हुगो का हाथ झटक दिया। अगर तुम्हें खाना है तो खुद खरीदो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुम हमारी पार्टी में रंग में भंग क्यों डाल रहे हो? हुगो को उम्मीद नहीं थी कि वह उसके दोस्तों के सामने उसे इस तरह शर्मिंदा करेगी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने पीड़ित बनने का नाटक करते हुए अपने दांत भींचे। लेकिन मैं तो बस तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूं। बाकी बच्चे उलझन में दिखे। उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया और पूछा, फिर यह कौन है? इसे क्लोई के साथ खाने को क्यों मिल रहा है? क्या यह नोराह का भाई है? बकवास, नोराह का कोई भाई नहीं है। उन्हें मेरे बारे में बात करते देख हुगो घबरा गया। वह इस बात से डर गया कि कहीं उन्हें यह पता न चल जाए कि वह खुद भी एक गोद लिया हुआ बच्चा है। अपनी घबराहट में उसका दिमाग चलने से पहले ही उसकी जुबान फिसल गई। ये नई नौकरानी का बेटा है, वह अभी अभी रहने आया है। उस ग्रुप ने कहा। अच्छा। जब उन्होंने दोबारा मेरी तरफ देखा तो उनकी आंखों में हीन भावना थी। कोई आश्चर्य नहीं कि इसका रंग इतना गहरा है और इसके कपड़े इतने सस्ते दिखते हैं। हुगो, तुम नौकरानी के बेटे के लिए खाना खरीद रहे हो, इसके बजाय हमें पार्टी क्यों नहीं देते? इससे पहले कि हुगो कोई झूठ सोच पाता, धड़ाम, क्लोई ने अपना हाथ मेज पर दे मारा। उस तेज आवाज से बच्चे डर के मारे उछल पड़े। जब उन्होंने ऊपर देखा तो क्लोई का चेहरा गुस्से से बिल्कुल काला पड़ चुका था। उसने हुगो को तीखी नजरों से घूरा। हुगो, तुम किसे नौकरानी का बेटा कह रहे हो? तुम थॉर्न के घर में बहुत लंबे समय से रह रहे हो। क्या तुम अपनी असली हैसियत भूल गए हो? उसने आगे बढ़कर हुगो को गुस्से से पकड़ा और फुसफुसाते हुए कहा, जो खाना तुम खाते हो, जो कपड़े तुम पहनते हो, यहां तक कि तुम्हारा उपनाम भी चुराया हुआ है, तुम्हारे अंदर बकवास करने की हिम्मत कहां से आई? हुगो ने उसे कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। इस तरह सबके सामने बेइज्जती होने पर उसके आंसू किसी टूटे नल की तरह बहने लगे। क्लोई को उसका यह रोतलू नाटक सबसे ज्यादा नापसंद था। उसने घृणा से उसे खुद से दूर धकेला, मेरी तरफ इशारा किया और उन शरारती बच्चों से ऐलान करते हुए कहा, कान खोलकर सुन लो बदमाशों, यह क्लोई थॉर्न का सगा भाई है। अगर मैंने तुम में से किसी को भी उसे परेशान करते हुए पकड़ लिया तो मैं तुम सबको ऐसी जगह पहुंचा दूंगी जहां से लौटकर नहीं आ पाओगे। समझ आया? बच्चे उसके इस खतरनाक रूप से बुरी तरह डर गए। रुतबे की तुलना करना तो दूर, वे बस अपनी जान बचाना चाहते थे। वे कॉकरोचों की तरह इधर उधर भाग गए, जिससे हुगो वहीं अपनी आंखें मलता रह गया। वह रोते हुए अपनी मम्मी को ढूंढने के लिए भागा। टेबल के दूसरी तरफ बैठी नोराह ने मन ही मन अपना सिर हिलाया।
तुम्हारे इस गोद लिए हुए बच्चे को सचमुच एक सिस्टम अपडेट की जरूरत है। क्लोई ने हुंकार भरी, लेकिन इस बार उसने कोई पलटवार नहीं किया। तीसरी आइसक्रीम कोन खत्म होने तक मेरा एचपी पूरी तरह भर चुका था। मैं और ज्यादा नहीं खा सकता था। बची हुई आइसक्रीम को देखकर मुझे थोड़ा दुख हुआ। नो राह ने मेरे मन की बात पढ़ ली। उसने सुझाव दिया कि हम इसे पैक करवा सकते हैं। अगर तुम इसे बर्बाद नहीं करना चाहते तो हम इसे घर ले जा सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि बचे हुए सामान को इस तरह साथ ले जाया जा सकता है। मैंने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। खाने के बाद क्लोई ने उत्सुकता से मुझसे पूछा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? चलो खरीद लेते हैं। मेरा इन्वेंट्री पहले से ही पूरा भरा हुआ था। मैंने अपना सिर हिलाया। मैं घर जाकर पढ़ना चाहता हूं। ठीक उसी समय पहली मंजिल से एक बहुत बड़ा धमाका गूंजा, जिसके बाद लोगों के चीखने चिल्लाने की डरावनी आवाजें आने लगीं। मैंने तुरंत छिपने की जगह ढूंढी और नीचे झुक गया। वे दोनों भी सहज रूप से मेरे साथ कांच की रेलिंग के पीछे छिप गईं। वह क्या था? धमाके की तरंगों से क्लोई के कान गूंज रहे थे। मैंने अपना सिर घुमाया, अपनी उंगली होठों पर रखी और उसे शांत रहने का इशारा किया। फिर फुसफुसाया, बंदूक चलने की आवाजें। क्या? नोरा और क्लोई दोनों के मुंह से एक साथ आवाज निकली। उन्होंने उसी दिशा में देखा जहां मैं देख रहा था। यकीनन पहली मंजिल पर पूरी तरह अफरा तफरी मची हुई थी। एक नकाबपोश आदमी किसी पागल की तरह लोहे की बंदूक लहरा रहा था। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। वह आदमी दहाड़ा, पीछे मुड़ा और उसने जेवर के काउंटर का कांच तोड़ दिया। सारा सोना बैग में डालो, जल्दी करो। वहां का स्टाफ कांपते हुए अपने हाथ हवा में उठाए ऊपर उठा, तिजोरियां खोली और एक बैग में उसका सारा माल इकट्ठा करने लगा। क्या वह पागल है जो इस बड़े मॉल में सोने की दुकान लूट रहा है? क्लोई ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने ध्यान दिया कि स्टाफ का एक सदस्य चुपके से अलार्म का बटन दबा रहा था। पुलिस स्टेशन बिल्कुल इसी सड़क के आगे है। पुलिस पलक झपकते ही यहां होगी। थोड़े से दिमाग वाला इंसान भी यहां डकैती नहीं डालेगा। उसके साथ कुछ गड़बड़ है। नो राह ने भी इस अजीब बात पर ध्यान दिया। वह हथियार पकड़े हुए उसके हाथ को घूर रही थी। वह लगातार कांप रहा है, सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। अगर वह बीमार नहीं है तो पक्का नशे में है। अगर पुलिस ने अभी धावा बोल दिया तो यहां सब कुछ खत्म हो सकता है। यकीनन कुछ ही मिनटों बाद स्वात टीम वहां पहुंच गई। बाहर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होते ही उस आदमी का मूड तुरंत और हिंसक हो गया। उसने बंदूक को एक स्टाफ सदस्य के सिर पर टिका दिया। क्या तुमने पुलिस को खबर की? क्या तुमने की? बिना किसी जवाब का इंतजार किए उसने ट्रिगर दबाने में जरा भी संकोच नहीं किया। धाएं! एक तेज गोली की आवाज गूंजी। सबने एक भयानक नजारा देखा, लेकिन खुशकिस्मती से बंदूक के झटके के कारण उसका निशाना चूक गया। स्टाफ के उस सदस्य के सिर कंधे पर गोली लगी और वे फर्श पर गिरकर कराहने लगा। इसके बावजूद मॉल चीखों से गूंज उठा। उन चीखों में एक बच्चे के रोने की आवाज बहुत तेज थी। उस आदमी ने आवाज की तरफ देखा जहां दर्जनों बच्चे एक साथ सिमटे हुए थे। वह आगे बढ़ा और उसने एक बच्चे को पकड़ लिया, अपनी बंदूक उस पर तान दी। चुप हो जाओ, रोना बंद करो। दूसरी मंजिल से हम तीनों सब कुछ साफ साफ देख पा रहे थे। वे बच्चे हुगो के सहपाठी थे। इस समय हुगो को मैडम एलिनोर ने कसकर गले से लगा रखा था, जो अभी अभी अपना मैनिक्योर करवाकर लौटी थीं और एक नकली पौधे के पीछे छिपी हुई थीं। शायद मां की ममता जाग गई थी। क्लोई ने गहरी सांस ली और अपने दांत भींचे। हमारी किस्मत बिल्कुल बकवास है। नोराह ने उसे कसकर पकड़े रखा, इस डर से कि कहीं वह कोई जल्दबाजी न कर बैठे। तभी अचानक मैं आगे बढ़ा। मैं नीचे झुका और दौड़कर एक दुकान के अंदर चला गया। अरे लियो! नोराह और क्लोई मुझे समय पर पकड़ नहीं सकी। डाकू की नजर से बचते हुए वे दोनों सावधानी से रेंगते हुए मेरे पीछे आईं। मैं पर्वतारोहण के सामान वाली एक दुकान में घुस गया था। मैंने तुरंत अपने लक्ष्य पर नजर गड़ा दी। एक फोल्डिंग चाकू और रस्सी का एक बंडल उठाया और कैशियर के डेस्क से एक मोटा मार्कर उठा लिया। नोराह भागते हुए अंदर आई। तुम यह क्या कर रहे हो? मैंने उसकी तरफ ऊपर देखा, फिर अपने हाथों को देखा और मार्कर उसे थमा दिया। तुम लिखो। नोराह को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी योजना क्या थी, लेकिन मैं पहले ही आगे बढ़ चुका था। उसके पास मेरे पीछे आने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दूसरी मंजिल के लाउंज क्षेत्र में उसने अचानक मुझे कांच के ठीक सामने खड़े देखा। बाहर मौजूद स्वात अधिकारी जबरदस्ती अंदर घुसने की तैयारी कर रहे थे। मैंने अपनी बाहें फैला दी, उन्हें कांच न तोड़ने का इशारा किया। नोराह दौड़कर आई। मैंने तुरंत उसे नीचे खींच लिया। मैंने कांच के बाहर वाले अधिकारी की तरफ इशारा किया और कहा, उन्हें बताओ, अकेला हमलावर है, नशे में है, पहली गोली चला चुका है और इस समय बच्चों को बंधक बनाए हुए हैं। नोराह को आखिरकार समझ आया कि मार्कर किस लिए था। वह तेजी से कांच की खिड़की के पास गई और तुरंत यह जानकारी लिख दी।
यकीनन बाहर रस्सी से लटक रहे अधिकारी ने तुरंत रुककर अपने कमांड से संपर्क करने के लिए रेडियो का इस्तेमाल किया। इसके अलावा मैंने नोराह की शर्ट खींची, शांति से ऊपर देखा और कहा, वह विस्फोटक लेकर घूम रहा है। मैंने फ्यूज के तार देखे हैं, बस उनके रंग थोड़े अजीब हैं। क्या? नोराह और क्लोई डर के मारे कांप उठी। क्लोई ने तुरंत नीचे बैठकर पूछा, तारों का रंग क्या था? सतरंगी। सीमा पर मैंने आमतौर पर सिर्फ भूरे या मिट्टी के रंग के तार ही देखे थे। क्लोई ने नोराह को एक गंभीर लुक दिया। उसने नोराह की तरफ देखकर सिर हिलाया। शायद यह किसी नकली दुकान से लाया गया हो। अंडरग्राउंड मार्केट में इस समय यह एक चलन है। इन्हें असली बमों में बदला जा सकता है। नोराह ने अपनी भौहें सिकोड़ी। अगले ही पल उसने कांच पर लिखा, संदेही के पास विस्फोटक हैं। वह इस समय कोई डील नहीं बरत सकती थी, वरना हताहतों की संख्या आसमान छू जाती। इस आखिरी जानकारी ने बाहर के अधिकारी को काफी देर तक रेडियो पर बात करने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने फिर से नोराह की शर्ट खींची। मेरी आवाज बच्चों जैसी थी, लेकिन अजीब तरह से शांत थी। मैं अंदर घुसकर मदद पहुंचाऊंगा। क्या? नोराह और क्लोई एक साथ दंग रह गईं। उनकी प्रतिक्रिया पूरी तरह से एक जैसी थी। बिल्कुल नहीं, यह बहुत खतरनाक है। एक 8 साल के बच्चे को हथियारबंद डाकू के सामने भेजना निरी मूर्खता थी। लेकिन नीचे पहली मंजिल पर एक बच्चा फिर से रोने लगा। इसके साथ ही डाकू की गुस्से से भरी दहाड़ गूंजी। मॉल के अंदर का तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका था। समय खत्म हो रहा था। मैं नीचे झुका, चाकू को अपने मोजे में छिपाया, रस्सी पहनी और दौड़ पड़ा। नोराह और क्लोई अचानक हुए इस कदम से हैरान रह गईं। वे मुझे रोक नहीं सकीं। सत्यानाश हो! क्लोई ने नोराह का कंधा थपथपाया और तेजी से मेरे पीछे भागी। नोराह इस डर से कांप रही थी कि कहीं मेरा खेल खत्म ना हो जाए। उसने अपने दांत भींचे, मेरी योजना कांच पर लिखी, फिर अपनी आंखें बंद की और हमारे पीछे भाग पड़ी, जिससे बाहर खड़े स्वात अधिकारी दूसरी मंजिल की कांच की रेलिंग को देखकर पूरी तरह हैरान रह गए। मैंने उस आदमी के ठीक पीछे एक ऐसी जगह ढूंढी जहां से वह मुझे न देख सके और रस्सी को रेलिंग से बांध दिया। क्लोई मदद करने ही वाली थी, लेकिन उसने देखा कि मेरी तकनीक पेशेवर स्तर की थी। वह गांठ बहुत पेचीदा और चट्टान जैसी मजबूत थी। उसने उसे खींचकर देखा और वह 1 इंच भी नहीं हिली। यह देखकर कि मैं रस्सी से नीचे फिसलने ही वाला हूं, वह घबरा गई। अरे, तुम्हें एक सेफ्टी बेल्ट की जरूरत है। मुझे तुम्हें नीचे उतारने दो। नोराह धीरे से आगे बढ़ी और बेहद धीमी आवाज में हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम यह कर सकते हो? मैंने उसकी तरफ देखने के लिए रुख किया और चुपचाप अपना सिर हिला दिया। नोराह ने आखिरकार राहत की सांस ली और क्लो का हाथ पीछे खींच लिया। वह फुसफुसाई, तो तुम्हें सावधान रहना होगा। यह पहली बार था जब किसी ने मुझसे ऐसा कहा था। मैंने नोराह को एक लंबी नजर से देखा। फिर इससे पहले कि वे कुछ समझ पाती, पलक झपकते ही मैंने धीरे से रस्सी पकड़ ली। शू! मैं फिसल कर नीचे की मंजिल पर चला गया। नोराह और क्लो रेलिंग के ऊपर से नीचे झांकने लगी। वह छोटा सा वजूद पहले से ही पूरी तरह छिपने के मोड़ में आ चुका था। हथियारों से लैस उस लुटेरे को तो छोड़िए, उसके आसपास मौजूद बंधकों को भी भनक नहीं लगी कि मैं वहां हूं। हर कोई मुंह फाड़े स्वात टीम को देखने में इतना व्यस्त था कि किसी ने मुझे भीड़ के बीच से झुककर निकलते हुए नहीं देखा। इंच दर इंच एलेनोर और ह्यूगो के करीब पहुंचते ही नोराह ने अचानक घबराई हुई आवाज में क्लो का हाथ पकड़ लिया। क्या हमसे कोई गलती हो गई? वह अभी अभी तो घर आया है। वह अपने माता पिता के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानती थी। उसके पिता को सिर्फ पैसे की परवाह थी। उसकी मां निश्चित रूप से ह्यूगो का पक्ष लेती थी और क्लो के लिए यह बच्चा सिर्फ एक अस्थायी शौक था, एक आवारा बच्चा जिसे उसने सिर्फ उसे दीदी कहने की वजह से अपने साथ घूमने के लिए रख लिया था। क्या उसका इस तरह अपनी जान जोखिम में डालना सही था? नोराह ने उसकी तरफ देखने के लिए रुख किया। उसने अभी तक उसे यह नहीं बताया था कि यह कोई सगा भाई नहीं बल्कि एक अनजान लड़का है। लेकिन इस समय उनके पास केवल एक ही रास्ता था। हमें उस पर भरोसा करना होगा। भरोसा कि वह उन्हें उस पागल से बचा सकता है। मेरा मानना था कि मैं कोई आम बच्चा नहीं हूं। पहली मंजिल पर बंधक बनाया गया बच्चा अभी भी जोर जोर से रो रहा था। शराब के नशे में धुत लुटेरे ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, चुप हो जाओ। सुनाई दिया तुम्हें? अगर तुम चुप नहीं हुए तो मैं तुम्हें अभी भगवान के पास भेज दूंगा। उसे बच्चे के सिर पर हथियार तानते देख पूरी भीड़ डर के मारे कांप उठी। मॉल के प्रवेश द्वार पर पुलिस ने आखिरकार मेरी दी हुई रणनीति मान ली और भीड़ में घुलने मिलने के लिए सादे कपड़ों में अधिकारियों को भेज दिया। सोने के काउंटर के पास की स्थिति देखकर उन सभी की सांसें थम गईं। भगवान का शुक्र है कि उन्होंने पहले जबरदस्ती धावा नहीं बोला।
इतने सारे बच्चों और नागरिकों के होते हुए एक भी हताहत होना बहुत बड़ी नाकामी होती। समस्या इमारत के नक्शे की थी। स्नाइपर्स के पास देखने का कोई रास्ता नहीं था, जिससे उस टारगेट को ढेर करना और मुश्किल हो गया था। इस समय वे किसी अजीब से छिपने वाले बच्चे पर अपनी उम्मीदें टिकाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। वे बस चुपके से धीरे धीरे दूरी कम कर सकते थे। मैं सजावटी पौधों के पास से गुजरते हुए अचानक एलेनोर और ह्यूगो के ठीक बगल में प्रकट हो गया। ह्यूगो अपना चेहरा एलेनोर की छाती में छिपाकर सुबक रहा था। तुम क्यों हो? एलेनोर ने मुझे देखा और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अकेले ह्यूगो को संभालना ही उसके दिमाग को थका रहा था। अगर इसमें एक और बच्चा जुड़ जाता तो वह भला क्या करती, लेकिन मैंने उसे सोचने का समय नहीं दिया। मैंने उसका हाथ पीछे धकेला। मेरे छोटे से हाथ ने कराटे की मुद्रा बनाई और ह्यूगो की गर्दन के पिछले हिस्से पर एक सटीक वार किया। मैं भले ही छोटा हूं, लेकिन मेरी ताकत और खूबियां पूरी तरह चरम पर हैं। ह्यूगो तुरंत सोने के मोड़ में चला गया। एलेनोर बुरी तरह डर गई और चीखने ही वाली थी। मैंने फुर्ती से अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया, फिर मॉल के जीने की तरफ इशारा किया और उसे संकेत दिया कि वह ह्यूगो को गोद में उठाए और वहां से निकल जाए। एक पल बाद लेडी एलेनोर शांत हुई, ह्यूगो को कसकर गले लगाया और जीने की तरफ रेंगने लगी। वहां छिपने की जगह थी, इसलिए वह पकड़ी नहीं जाती, लेकिन आधे रास्ते में उसे एहसास हुआ कि मैं उसके पीछे नहीं आ रहा हूं। वह पीछे मुड़कर देखे बिना नहीं रह सकी और उसने मुझे चुपचाप बैठे हुए अपनी तरफ देखते पाया। लियो। एलेनोर के होंठ कांपे, उसने अपने दिल में मेरा नाम पुकारा, लेकिन मैंने बस उसकी तरफ अपना सिर हिलाया और उसे जल्दी से वहां से जाने के लिए कहा। मत जाओ, चलो साथ चलते हैं। एलेनोर ये बात दिल से कहना चाहती थी, लेकिन अपनी बाहों में नीचे ह्यूगो की तरफ देखकर अपने बेटे को खोने का डर उस दिमागी जंग में जीत गया, जिससे उसने मुझे आखिरी बार एक गहरी नजर से देखा और बेरहमी से मुंह मोड़ लिया। क्लो ने दूसरी मंजिल से सब कुछ देखा। गुस्से में अपने दांत भींचे, उसकी आंखें लाल हो गईं। वह खुद को लाचार महसूस कर रही थी और अपनी मां की इस संवेदनहीनता से उसे घृणा हो रही थी। मैंने थॉर्न परिवार के उन दोनों सदस्यों को सुरक्षित निकलते हुए देखा, फिर अपनी नजरें हटा लीं। मेरा मानना है कि इस दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। इससे पहले क्लो ने मेरे लिए एक पीसी खरीदा था और मुझे बेहतरीन आइसक्रीम खिलाई थी, इसलिए मुझे इस एहसान का बदला चुकाना था। रही बात मॉल में लोगों को बचाने की, तो मुझे पालने वाले दादाजी ने एक बार कहा था, जय, जब बहुत सारे बुरे लोग हों तो केवल बहुत सारे अच्छे काम करके ही तुम खुद को एक अच्छा इंसान बनाए रख सकते हो। मैं उन ग्रामीणों जैसा नहीं बनना चाहता था। मैं एक अच्छा किरदार बनना चाहता था। जो बच्चे अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहे थे, वे अब भी रो रहे थे, जिससे लुटेरे का ध्यान काफी भटक रहा था, लेकिन इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। ट्रिगर पर मौजूद उसका हाथ इतनी जोर से दबा हुआ था कि उसकी नसें उभर आई थीं। मैंने देखा कि बंधक बच्चे का दम घुट रहा था और वह सांस लेने के लिए तड़प रहा था। उसके होंठ नीले पड़ रहे थे। ये जानते हुए कि मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, मैं तुरंत बच्चों के समूह में घुल मिल गया। जब उस आदमी ने अपना सिर फिर से प्रवेश द्वार की तरफ घुमाया तो मैं आगे झपटा, बंधक बच्चे के पैर पकड़े और उसे नीचे की तरफ खींच लिया। लुटेरा अचानक हुए इस वार से संभल नहीं पाया और लड़खड़ाकर पीछे गिर गया, जिससे बच्चा उसके हाथ से छूट गया। ये किस छोटे चूहे की हरकत है? वह आदमी गुस्से में चारों तरफ घूमा। बिना सोचे समझे उसने अपना हथियार उठाया और मेरी तरफ लपका। तड़ाक! मेरे माथे पर एक जोरदार चोट लगी, लेकिन मैं बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा। इसे देख रही भीड़ डर के मारे सांस लेना भूल गई। उन्हें डर था कि वह सन की तुरंत ट्रिगर दबा देगा। इस दबाव में कोई भी आम इंसान मानसिक रूप से टूट जाता। किसी भी मिलीसेकंड में गलती से गोली चल सकती थी, पर रोना तो दूर, मैंने धीरे धीरे सरेंडर करने के अंदाज में अपने हाथ ऊपर उठा लिए। मेरी काली आंखें बेहद गंभीर थीं। मेरा चेहरा अजीब तरह से शांत था, जिसने उस अपराधी को एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। उसके थके हुए दिमाग को समझने का समय नहीं मिला। उसने मुझे अपनी नई मानव ढाल के रूप में ऊपर उठा लिया। चाहे वह ऊपर की मंजिल पर नौराह की टीम हो या भीड़ में घुले मिले पुलिस वाले, किसी को उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा। किसने सोचा होगा? 8 साल के बच्चे द्वारा बनाई गई युद्ध रणनीति सचमुच काम कर गई। चूंकि ऐसा हो चुका था, इसलिए वे केवल स्थिति के हिसाब से आगे बढ़ सकते थे। ऊपर उठाए जाने के बाद मुझे आखिरकार लॉबी में पुलिस वालों की पोजीशन साफ दिखाई दी, लेकिन उनके घात लगाने के ठिकाने बहुत दूर थे। उन्हें साफ तौर पर काबू पाने के लिए और करीब आने का इंतजार करना था। अभी के लिए मुझे बस एक अच्छे छोटे मोहरे की तरह नाटक करना था। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले करीब आ रहे थे, लुटेरे का फोन अचानक बज उठा। उस तेज रिंगटोन ने सन्नाटे को चीर दिया, जिससे हर कोई अपनी जगह पर थम गया। उस आदमी को शायद एहसास हो गया कि किसका फोन था। उसकी भावनाएं उबल पड़ीं।
मुझे जमीन पर पटकने के बाद उसने एक हाथ से मेरी तरफ हथियार ताना और दूसरे हाथ से फोन उठाया। हेलो रू, क्या ये तुम हो? ब्रेकअप? नहीं, मैं ब्रेकअप नहीं करना चाहता। तुमने कहा था ना कि तुम्हें दहेज में सोने के 3 सेट चाहिए। मैं उन्हें अभी ले रहा हूं। 3 छोड़ो, मैं तुम्हें 5 दूंगा। मैं आज ही शादी का प्रस्ताव लेकर आ रहा हूं। रू। हेलो हेलो। इसके बाद उसकी हताश चीखें गूंज उठीं। दूसरी तरफ वाले व्यक्ति ने फोन काट दिया था, जिससे उसका गुस्सा पूरी तरह भड़क गया। वह अचानक फूट फूट कर रोने लगा और दर्द से चिल्लाया, धोखेबाज, तुम सब धोखेबाज हो। इसके साथ ही उसने अपना आपा खो दिया और बैरल ऊपर उठाकर भीड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी करने के लिए तैयार हो गया। उसके ट्रिगर दबाने से ठीक 1 मिलीसेकंड पहले मैंने उस पर बिजली की रफ्तार से हमला कर दिया। मेरी हरकतें इतनी तेज थीं जैसे कोई छोटा भूत हो। मैं दौड़कर उसके अंधे कोने में गया और उसकी कलाई पर एक सटीक कराटे चॉप मार दिया। एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। हथियार फर्श पर गिर गया। वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। अपनी तरफ तेजी से बढ़ती हुई पुलिस की टीम को देखकर उसकी आंखों में घोर निराशा छा गई। न जाने उसे कहां से ताकत मिली, कोई नहीं जानता। उसने अपने दूसरे हाथ से बैरल पकड़ा, पीठ के बल लेट गया और उसे अपने पेट की तरफ तान लिया। यह देखकर कुछ मीटर दूर खड़ा पुलिस वाला पीला पड़ गया और चिल्लाया, नीचे झुक जाओ। आगे बढ़ रहे सभी लोग तुरंत जमीन पर लेट गए और अपने सिर ढक लिए। धमाके के दायरे का अंदाजा न होने के कारण खुद को बचाने के लिए जमीन पर लेटना ही एकमात्र रास्ता था। लेकिन अगले ही सेकंड एक और दर्दनाक चीख हर किसी के कानों में पड़ी। आवाज का पीछा करते हुए उन्होंने अनजाने में ऊपर देखा तो मुझे उस आदमी के बगल में घुटनों के बल बैठा पाया। मेरे हाथ में मौजूद लड़ाकू चाकू ऊपर हवा में था, जिससे खून की लकीर टपक रही थी। उसकी दूसरी कलाई भी पूरी तरह कट चुकी थी। मैंने उसकी जैकेट को खींचकर खोल दिया। यह जांचने की जहमत भी नहीं उठाई कि बम असली थे या नकली। मैंने सीधे फ्यूज के तार खींचकर बाहर निकाल दिए, फिर खड़ा हुआ और ब्लास्टर को लात मारकर दूर कर दिया और चुपचाप वहां खड़े दर्जनों पुलिस वालों को देखने लगा। वे अधिकारी मेरे जॉन विक जैसे बेहतरीन और बेदाग मूव्स देखकर पूरी तरह दंग रह गए थे। वे बेवकूफों की तरह मुझे हाथ में खून से सना चाकू पकड़े और खतरनाक दिखते हुए घूर रहे थे। अगर मेरी उम्र छोटी ना होती तो वे सोचते कि मैं कोई बेरहम भाड़े का हत्यारा हूं। उन्हें होश में आने में काफी समय लगा। वे एक एक करके उठे, उसकी कलाई की कटी हुई नसों को देखा और फिर वापस मुझे देखने लगे। तब तक नोराह और क्लो दौड़कर आ चुकी थीं और उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। वे सिर से पैर तक मेरी चोटें जांचने लगीं। क्या उसने तुम्हारा गला दबाया? क्या दर्द हो रहा है? तुम्हारा सिर कैसा है? क्या तुम्हें चक्कर आ रहे हैं? नहीं, हमें अभी अस्पताल जाना होगा। तुम्हारे सिर पर लगी हुई चोट कोई मजाक नहीं थी। मैंने उन्हें खाली नजरों से देखा और फुसफुसाया, मैं ठीक हूं। लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। वे दोनों लड़कियां मुझे बाहर ले गईं, दोनों तरफ से पकड़कर। पुलिस वालों ने हमारा रास्ता रोकने के लिए आगे कदम बढ़ाए। उन्होंने झिझकते हुए मेरी तरफ देखा और पूछा कि क्या यह बच्चा पहले अपना बयान दे सकता है। उसने मुझे देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या कहकर बुलाए। इस पल क्लो आगे बढ़ी, पूरी तरह से बॉस वाले अंदाज में। नहीं, क्या आपको इसके सिर पर यह बड़ा सा उभार दिखाई नहीं दे रहा है? हम अस्पताल जा रहे हैं। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो थॉर्न निवास पर आकर मुझसे मिलें। आर्थर थॉर्न मेरे पिता हैं। इसके साथ ही वह मुझे खींच कर ले गई। मुझे कुछ पट्टी करवाने के लिए अस्पताल ले जाया गया। मेरी गर्दन के छालों का भी इलाज किया गया। यह सुनकर कि मैंने बहादुरी से बदमाश को काबू किया, नर्स ने मेरी सिर की पट्टी पर एक छोटा सा सोने का सितारा भी चिपका दिया। जब हम क्लिनिक से बाहर आए तो नोराहा और क्लो मेरे बगल में चल रही थीं, ये पक्का करने के बाद कि मैं सचमुच ठीक हूं। उन्होंने आखिरकार राहत की सांस ली। आमतौर पर शांत रहने वाली नोराहा शायद ही कभी किसी को डांटती थी। उसने मुझे गंभीरता से देखा। ऐसा खतरनाक काम फिर कभी मत करना। खतरे की चीजें बड़ों को संभालने के लिए होती हैं। तुम अभी एक बच्चे हो, समझे? क्लो शायद ही कभी उसकी बात से सहमत होती थी। उसने गुस्से भरे चेहरे के साथ कहा, अगर तुम नहीं मानोगे तो अगली बार जब तुम बाहर जाओगे तो मैं तुम्हारे पीछे अंगरक्षकों की फौज लगा दूंगी। तभी कॉरिडोर के आखिरी छोर से तेज कदमों की आवाज गूंजी। आर्थर थॉर्न और एक अन्य व्यक्ति हमारी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। हम तीनों को क्लिनिक के बाहर देखकर उसने घबराकर क्लो को पकड़ लिया। क्लो, क्या तुम्हें चोट लगी है? क्लो ने उसका हाथ झटक दिया। बचाने वाला मैं नहीं था। आप मुझे क्यों देख रहे हैं? ये याद दिलाए जाने पर आर्थर ने आखिरकार मेरी तरफ देखा, लेकिन उसकी पहली प्रतिक्रिया मेरी सेहत जांचने की नहीं थी। इसके बजाय उसने अपनी त्योरियां चढ़ाई और डांटते हुए कहा, तुम्हें हीरो बनने की अनुमति किसने दी थी? क्या तुम्हें पता है कि वे कितना खतरनाक था? मैंने सुना है कि तुमने ह्यूगो को भी बेहोश कर दिया।
बिल्कुल संयम नहीं है। ऐसा मूर्खतापूर्ण काम फिर कभी मत करना। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, क्लो की तो बात ही छोड़िए, नोराह का चेहरा भी तुरंत काला पड़ गया। पापा। क्लो अब खुद को रोक नहीं सकी। वह मेरे सामने आ खड़ी हुई और चिल्लाई, इसने मम्मी और ह्यूगो को बचाया है। इसकी वजह से मेरा समेत पूरा मॉल टुकड़ों में उड़ने से बच गया। आप सब इसके पैर छूकर भी धन्यवाद दें तो वह भी कम होगा। आपको उसे डांटने का क्या अधिकार है? क्या आपको इसके सिर पर बंधी पट्टी दिखाई नहीं दे रही है? क्या आप इसे अपना बेटा भी समझते हैं? लेकिन आर्थर को अभी अभी डीएनए रिपोर्ट मिली थी। इस समय उसके अंदर जरा भी आत्म जागरूकता नहीं थी, क्योंकि मैं उसका असली बच्चा नहीं था, बल्कि कहीं से आया हुआ एक नकली वारिस था। और वह दादाजी के पास पहले ही मेरा नाम दर्ज करा चुका था, जिससे उसके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। जाहिर है उसका लहजा अच्छा नहीं होने वाला था। क्लो, तुम इससे दूर रहो। उसने क्लो को जबरदस्ती एक तरफ धकेल दिया। इसे बाहर आवारागर्दी करने की आदत है। अगर मैं इसे अभी नहीं सुधारूंगा तो ये बाद में कोई बड़ी आफत खड़ी कर देगा। ये कहते हुए वह फिर से आगे बढ़ना चाहता था। इस बार एक दूसरे वजूद ने उसका रास्ता रोक लिया। वह नोराह थी। नोराह एक आदर्श बच्ची होने के लिए प्रसिद्ध थी। बुद्धिमान, सदाचारी और बड़ों का सम्मान करने वाली। यह पहली बार था जब उसने किसी के खिलाफ इतना पथरीला और ठंडा चेहरा बनाया था। ओल्ड थॉर्न, चलिए इस बारे में शांति से बात करते हैं। अचानक वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जो इस पूरे समय शांत था, उसने आर्थर के कंधे पर हाथ रखा और गर्मजोशी से मुस्कुराया। बच्चा अभी अभी एक भयानक घटना से गुजरा है। अगर तुम इसे सिखाना चाहते हो तो इसे बाद के लिए बचाकर रखो। अगर तुम अभी भी परेशान हो तो क्यों ना तुम इसे कुछ दिनों के लिए मेरे यहां रहने दो। मुझे वास्तव में यह छोटा लड़का काफी पसंद आया है। यह सुनकर नोराह की आंखें चमक उठीं। पापा, मैं लियो को अपने यहां बुलाने ही वाली थी। उसे हमारे घर पर ठीक होने दीजिए। उस अधेड़ उम्र के आदमी यानी नोराह के पिता मिस्टर क्विन ने अपनी चिर परिचित मुस्कान बनाए रखी और सिर हिलाया। अच्छा है, बहुत अच्छा है। वैसे भी तुम्हारी मां हमेशा से एक बेटा चाहती थी। हमारे घर पर कुछ दिन रहना बहुत बढ़िया रहेगा। आमतौर पर क्विन और थॉर्न परिवारों के बीच व्यावसायिक संबंधों को देखते हुए आर्थर को रोमांचित होना चाहिए था, लेकिन इस समय वह हिचकिचाया। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई और उसने मना करते हुए कहा, मैं सीईओ क्विन को परेशान नहीं करूंगा। यह बच्चा बहुत उपद्रवी है। बेहतर होगा कि वह घर पर ही आराम करे। वैसे भी दादाजी जल्द ही उसे लेने आ रहे हैं। मैं थॉर्न परिवार के खून का नहीं था। तार्किक रूप से उसे मुझे तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए था, लेकिन वह दादाजी को इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दे सकता था और उसके पास अभी तक अपने असली बेटे को खोजने का समय भी नहीं था। इसलिए मुझे वहीं रुकना पड़ा और थॉर्न वारिस का किरदार निभाते रहना पड़ा। इस तर्क के आधार पर वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई दूसरा परिवार मुझे अपने साथ ले जाए और इस रहस्य के खुलने का जोखिम उठाए। उसका रुख कड़ा था, इसलिए क्विन पिता पुत्री को यह बात यहीं छोड़नी पड़ी। जाने से पहले नोराह ने मुझे अपनी संपर्क जानकारी दी और कहा कि अगर मुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं उससे संपर्क करूं। मैंने सिर हिलाया और कागज को अपनी जेब में रख लिया, क्योंकि ह्यूगो का अस्पताल में अभी भी फुल बॉडी स्कैन चल रहा था। केवल क्लो ही मेरे साथ घर वापस आई थी। हम अभी अभी नहा कर चुके थे। जब पुलिस हमारा बयान लेने आई तो थॉर्न परिवार के लिविंग रूम में उनकी पूरी टुकड़ी मौजूद थी। कप्तान और नोट लिखने वाले के अलावा 1 दर्जन से अधिक पुलिस वाले वहां ठसाठ भरे थे, जो सोफे के सामने अजीब तरह से खड़े और बैठे हुए थे। क्लो ने अपनी त्योरियां गहराई से चढ़ाई। क्या आपको वास्तव में एक बयान के लिए इतने सारे लोगों की जरूरत है? लोग सोचेंगे कि आप यहां किसी अंडरवर्ल्ड डॉन को गिरफ्तार करने आए हैं। कैप्टन ल्यूक ने अपनी नाक रगड़ी और अजीब तरह से मुस्कुराए। मुख्य रूप से आज सब कुछ युवा थॉर्न मास्टर की सहायता की वजह से संभव हो पाया। मैं मूल रूप से उनकी जान बचाने वाला था, इसलिए हर कोई आकर धन्यवाद कहना चाहता था। अपने कप्तान को इस तरह बात करते देख उसके पीछे खड़े तगड़े आदमी जल्दी से आगे बढ़े और मुझे धन्यवाद देने के लिए एक एक करके झुकने लगे। मैं सोफे पर चुपचाप बैठा हुआ अपनी मिली हुई आइसक्रीम खा रहा था और उसे धीरे धीरे पिघलते हुए देख रहा था। साथ ही गिन रहा था कि कितने लोग धन्यवाद कहने के लिए बचे हैं। अगर मॉल के सुरक्षा कैमरे ना होते तो वे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते कि उनके सामने बैठा यह बच्चा वही है जिसने पर्वतारोहण की दुकान पर धावा बोला, रस्सी और चाकू से खुद को लैस किया, पुलिस को धावा बोलने से शांति से रोका, अकेले ही लुटेरे के बगल में घुस गया और सचमुच अपने सिर से बंदूक की नली को रोक दिया। कप्तान भी हैरान था, लेकिन उसने पहले भी कई अजीब चीजें देखी थीं। उसने जल्दी से खुद को संभाला, अपनी टीम को पीछे हटने के लिए कहा और पूछताछ शुरू की कि गोली चलने के समय क्या हुआ था। आप लोग साथ थे, है ना? क्लो ने कमान संभालते हुए सिर हिलाया। हाँ,
हमने अभी अभी अपनी आइसक्रीम खत्म की थी और बाहर आए थे, इसलिए आपकी पहली प्रतिक्रिया जाहिर तौर पर छिपने की थी। क्लो ने ऐसे बात की जैसे यह एक आम बात हो। कप्तान मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें बारीकी से जांच कर रही थीं। एक सामान्य इंसान तेज आवाज सुनकर सबसे पहले तमाशा देखने के लिए आवाज के स्रोत की तलाश करता है, न कि छिपता है। दूसरे शब्दों में, आपने तुरंत पहचान लिया कि वह बंदूक की गोली थी। क्लो ठिठक गई इसके बारे में सोचते हुए। वह तर्क समझ में आता था, लेकिन वास्तव में सबसे पहले छिपने वाला इंसान वह नहीं थी, वह मैं था। लेकिन उसके अंतर्मन ने उसे बताया कि सच बोलने से मैं मुसीबत में पड़ सकता हूं, इसलिए उसने झुंझलाते हुए अपनी त्योरियां चढ़ाईं। आपके कहने का क्या मतलब है? क्या आपको शक है कि हम लुटेरों के साथ मिले हुए हैं? गलत मत समझिए, बस सामान्य प्रक्रिया का पालन कर रहा हूं। ल्यूक ने सालों तक मामलों को सुलझाया था। एक नजर में ही वह जान गया कि लड़की सवाल से बच रही थी। उसने जल्दबाजी नहीं की, बस मुस्कुराया और धीरे धीरे गहराई से जांच करने की योजना बनाने लगा। इस पल मैं, जो चुपचाप आइसक्रीम खा रहा था, बोल पड़ा। मैंने इसे पहचान लिया था। ये एक प्यू प्यू जैसी आवाज थी। लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया। हैरान आंखें तुरंत मुंह पर टिक गईं। ल्यूक ने अपने सामने बैठे इस अजीब रूप से शांत बच्चे को अपनी आंखें सिकोड़कर देखा। क्या तुमने पहले भी बंदूक की गोलियों की आवाज सुनी है? कहां? मैंने अपने होंठ से आइसक्रीम को चाटा। सीमा पर ल्यूक को आखिरकार याद आया। मेरी केस फाइल में लिखा था कि मेरा सीमा पर अपहरण कर लिया गया था। उन बदमाशों के पास निश्चित रूप से हथियार थे, लेकिन वह पक्के तौर पर नहीं कह सकता था कि उन्होंने गोलियां चलाई थीं या नहीं, क्योंकि उस गिरोह के पकड़े जाने से पहले ही वे सभी एक आग में मारे गए थे। आपका रिएक्शन टाइम अविश्वसनीय है। उसने फाइल बंद कर दी और स्वाभाविक रूप से बातचीत को मेरी तरफ मोड़ दिया। दोस्ताना और अनौपचारिक अंदाज में, तो तुमने हर किसी को बचाने के लिए रस्सी का उपयोग करने के बारे में क्यों सोचा? उस बुरे आदमी के पास हथियार और विस्फोटक थे। क्या तुम्हें डर नहीं लगा? क्लो को कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा हुआ। उसे इस तरह की फंसाने वाली पूछताछ से नफरत थी। वह बीच में हस्तक्षेप करने ही वाली थी कि उसने मेरा साफ जवाब सुना। मुझे डर लगा था। मैंने सिर हिलाया। मेरा छोटा सा चेहरा पूरी तरह गंभीर था। अपनी जान गंवाने के डर को स्वीकार करते हुए मैंने आगे कहा, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो और भी बहुत से लोग घायल हो जाते। मैंने दादाजी से वादा किया था कि मैं एक अच्छा एनपीसी बनूंगा जो दूसरों की मदद करता है। मेरी आवाज में अभी भी बच्चों वाला लहजा था, लेकिन इन शब्दों ने कमरे में मौजूद हर इंसान को स्तब्ध कर दिया। सालों के जासूसी अनुभव वाले ल्यूक को पता चल गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, और मैंने यह पूरी ईमानदारी से कहा था। वह मेरी काली आंखों के अडिग संकल्प से हिल गया था। पूछताछ आगे नहीं बढ़ सकी। क्लो भी थोड़ी भावुक महसूस कर रही थी और अनजाने में मेरे छोटे से सिर को सहलाने लगी। दादाजी कौन है? मैंने उसकी तरफ देखा। यह समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे समझाऊं। आखिरकार मैंने संक्षेप में कहा, वह व्यक्ति जिसने मुझे पाला। मैं एक अनाथ हूं। दादाजी ने मुझे उठाया था। उसने मुझे खाना खिलाया, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता था। क्लो ने मेरी आंखों में बसी पुरानी यादों की झलक देख ली। उसका दिल पिघल गया। उसने मुझे दिलासा दिया, अगर तुम्हें उसकी याद आती है तो हम उसे यहां रहने के लिए बुला सकते हैं। लेकिन मैंने अपना सिर हिलाया, पिघलती हुई आइसक्रीम को देखते हुए फुसफुसाया, जरूरत नहीं है। उसने जीवन से लॉग आउट कर लिया। एक अपराधी के हथियार से उसका अंत हो गया। मैंने गाइड के तौर पर काम करके जो 30 रुपए कमाए थे, उनसे मैंने लकड़ी का एक बोर्ड खरीदा और उसे पहाड़ पर दफन कर दिया। वह मेरा पहली बार था जब मैंने गांव के पीछे वाली घाटी में एक गाइड के रूप में काम किया था, जो उनकी 3 पुलिस गाड़ियों से पीछा छुड़ाने में मदद की थी। हालांकि ग्रामीणों ने ज्यादातर पैसे रख लिए थे। बचे हुए 30 रुपए सीधे मुझे दिए गए थे। यह बच्चा बहुत तेज लगता है, अच्छा भविष्य है। बहुत बुरा है कि यह अभी थोड़ा छोटा है। ड्राइवर की सीट पर सिगरेट पी रहे आदमी ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ट्रक के पिछले हिस्से से खून मिला पानी रिस रहा था और मौत की बदबू आ रही थी। मैंने सुना था कि वे एक्सपायर हो चुका जमा हुआ मांस एस्मर्ड्स था। भारी मुनाफा, लेकिन जो भी इसे खाता वह बीमार पड़ जाता या फिर उसका जीवन का सब्सक्रिप्शन रद्द हो जाता। मैं तो बस दादाजी को दफनाना चाहता था। मैं उनके गिरोह में शामिल नहीं होना चाहता था। मुझे रक्षात्मक रूप से पीछे हटते देख उस आदमी ने एक डरावनी मुस्कान दी। यहां पैदा हुए हो तो तुम्हारी किस्मत तय है। एक बार गाइड बने तो हमेशा गाइड रहोगे। तुम और हम बिल्कुल एक जैसे हैं, समझे? लेकिन मैं उस सर्वर के नियम को स्वीकार नहीं करना चाहता था। मैं एक बुरा एनपीसी नहीं बनना चाहता था। इसलिए बाद में मैंने उनके भागने के रास्ते का एक नक्शा बनाया और उसे पुलिस को दे दिया। उन्हें बताया कि सीमा पर एक खामी है जो उन लोगों के लिए भागने का रास्ता प्रदान कर सकती है। वह दूषित मांस कभी शहर तक नहीं पहुंच पाया,
वे लोग भी पकड़े गए। संयोग से मैं एक बार गार्ड पोस्ट के पास से गुजरा। मैंने वहां एक चित्र लगा हुआ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे लिए था। मैंने उस चित्र के शब्दों की नकल की। घर जाकर किसी और से पूछा। पता चला कि उन 2 शब्दों का मतलब था शुक्रिया। उस चित्र को देखकर मुझे लगा कि मैं जरूर एक अच्छा एनपीसी हूं। क्लो मेरे लॉग आउट वाले अनौपचारिक बयान से लगभग टूट ही गई थी। उसने ल्यूक को घूर कर देखा। यह सब तुम्हारी वजह से है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। बच्चे की दुखद कहानी छेड़ने की क्या जरूरत थी? ल्यूक को भी बहुत अजीब महसूस हुआ, खासकर इसलिए क्योंकि फाइल में लिखा था कि मैं 8 साल का हूं। लेकिन उसके सामने खड़ा बच्चा तो हड्डी का ढांचा था। साफ था कि उसने अपनी पवित्रता बनाए रखने और बहादुरी से लोगों को बचाने के लिए बहुत दुख झेले थे। भले ही उसके तरीके थोड़े कठोर थे, लेकिन यह पूरी तरह से समझने योग्य था। वैसे भी वह अब मुझसे पूछताछ नहीं कर सकता था। उसने अपने स्क्वाड को बाहर का रास्ता दिखाया, मुझे फिर से धन्यवाद दिया और जल्दी में निकल गया। पुलिस के जाने के बाद क्लो धीरे से बुदबुदाई, ये किस तरह के लोग हैं? केस सुलझाने में बेकार, लेकिन अपनी ही टीम पर शक करने में एक्सपर्ट। जब आर्थर, ह्यूगो और एलेनोर को अस्पताल से वापस लाए, जैसे ही वे अंदर आए, खाने की मेज खाने से भरी हुई थी और उनकी आमतौर पर घमंडी बेटी मेरे इर्द गिर्द एक दाई की तरह घूम रही थी। क्या तुम्हें यह चाहिए? क्या यह बहुत तीखा है? खट्टी मीठी पसलियां, रिब्स सबसे बेहतरीन हैं। तुम्हें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ज्यादा मांस खाना चाहिए। बहुत दुबला होने से तुम्हारे आंकड़े खराब हो जाते हैं। लो, ये सूप पियो, मैं तुम्हें परोसती हूं। थॉर्न दंपति ने तुरंत जलन महसूस की, क्योंकि उन्हें कभी ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला था। ह्यूगो, जो अभी अभी होश में आया था, सीधे चिल्लाने लगा, मैडम की बाहों में छिपते हुए। मम्मी, वह इसे पसंद क्यों करती है और मुझे क्यों नहीं? उसने आज मुझे मारा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसे मारना चाहिए था। वह उसके साथ इतनी अच्छी क्यों है? एलेनोर ने यह सुना। वह उसे चुप कराना चाहती थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। क्या क्या तुम लोगों ने उसे वास्तव में कुछ भी नहीं समझाया? क्लो मेज से सीधी खड़ी हो गई। उसका सुंदर चेहरा उपहास से भरा था, सीधे ह्यूगो की लाल रोती हुई आंखों में देखते हुए। तुम पूछ रहे हो कि मैं लियो को क्यों पसंद करती हूं और तुम्हें क्यों नहीं? क्योंकि उसने मॉल में लुटेरों से सभी को बचाया, जिसमें तुम, माँ और तुम्हारे सभी दिखावा करने वाले छोटे दोस्त शामिल थे, जबकि तुम बस माँ की बाहों में छिपकर रोते रहे। लियो द्वारा बचाए गए और फिर भी वापस आकर उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई। एलेनोर अब यह नहीं देख सकती थी। वह शांति दूत बनना चाहती थी। ठीक है क्लो, तुम्हारा भाई बस डर गया था। सब लोग अब सुरक्षित हैं, इसे दोबारा मत उठाओ। क्लो ने अपनी मां को देखा। उसकी आंखें निराशा से भरी थीं। उसने अपनी भारी आवाज को दबाया। ये इसलिए क्योंकि उसने आप लोगों को ऊपर देखा था। लियो डर गया था कि आप लोग घबरा जाओगे, इसलिए वह नीचे जाने और आपको बचाने वाला पहला व्यक्ति था। मां, आप ह्यूगो को लेकर भाग गई थीं। क्या आपको पता है कि लियो के सिर पर हथियार तना हुआ था? लगभग उसका जीवन का सब्सक्रिप्शन रद्द ही हो गया था। आप और ह्यूगो झुककर लियो को धन्यवाद देते तो भी कम था। हमारे बारे में बात करने से रोकने का अधिकार आपको किसने दिया? उन्होंने क्लो को इतना भावुक और आपे से बाहर कभी नहीं देखा था। एक पल के लिए वे सब ऐसे जम गए जैसे उनका पिंग 999 हो गया हो। ये नहीं जानते हुए कि क्या प्रतिक्रिया दी जाए, मैंने फुसफुसाया, मुझे वो खाना है। क्लो ने आखिरकार अपना चेहरा पोंछा। मेरे लिए खाना लेने के लिए वापस मुड़ी। ऐसा लगता है कि तुम्हें वास्तव में मछली पसंद है। क्या तुम पहले समुद्र के पास रहते थे? मैंने अपना सिर हिलाया। सीमा पर कोई मछली नहीं थी। कभी कभी फ्रीजर ट्रक गुजरते थे, लेकिन मछली का पेट तो सामान छिपाने के लिए होता था। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी समुद्री भोजन नहीं खाया है। ये बस बहुत अच्छा स्वाद दे रहा है। धीरे खाओ, कांटों से सावधान रहना। मुझे मछली निगलते हुए देखकर क्लो घबरा गई। मुझे खाते हुए देखने पर 100% ध्यान केंद्रित कर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि मैं घुट न जाऊं। इसलिए उसका एलेनोर और ह्यूगो को ट्रोल करने का मूड खत्म हो गया। ह्यूगो कुछ कहना चाहता था, लेकिन आर्थर ने उसे रोक दिया। वह मां और बेटे को स्टडी रूम में ले गया। डीएनए रिपोर्ट आ गई है। उसने एलेनोर को फाइल दी, उन्हें पढ़ने के लिए कहा। एलेनोर ने उसके चेहरे के भाव देखे और उसे संदेह हुआ। जल्दी से रिपोर्ट छीन ली। क्या? उसका हमारे साथ कोई जैविक संबंध नहीं है। वह हमारा बेटा नहीं है। आखिरी पेज पर परिणाम देखकर वह सदमे में हाँफने लगी। उसके बगल में खड़ा ह्यूगो आंखों में चमक लिए हुए था। वह हमारे परिवार का नहीं है पिताजी, चलो उसे अभी बाहर निकाल देते हैं। एलेनोर तुरंत सहमत हो गई। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं उससे कोई जुड़ाव महसूस नहीं कर सकी। कहीं से आया कोई रैंडम स्कैमर? हनी,
तुमने पहले ही इसका पर्दाफाश क्यों नहीं किया और क्लो को उसके साथ राजा की तरह व्यवहार करने क्यों दिया? आर्थर की आवाज गहरी हो गई। मैं उसे बाहर नहीं निकाल सकता, एलेनोर उलझन में थी। क्यों? क्योंकि असली लियोथॉर्न शायद पहले ही अपहरणकर्ताओं के हाथों गेम ओवर हो चुका होगा और दादाजी को एक लियोथॉर्न चाहिए। यह पहले से बना बनाया लियोथॉर्न है, इसलिए इसे लियोथॉर्न होना ही होगा। एक बार जब हम दादाजी से संपत्ति विरासत में ले लेंगे तो मैं उसे थॉर्न हाउस से बाहर फेंक दूंगा। यह सुनकर ह्यूगो बहुत खुश था। तुरंत मेरे लिए अपनी नफरत को छोड़ दिया। जहां तक एलेनोर की बात है, ये जानते हुए भी कि उसका असली बेटा चला गया है, उसे थोड़ा दुख हुआ, लेकिन ज्यादातर राहत और खुशी महसूस हुई क्योंकि उसका स्थिर खुशहाल परिवार विभाजित नहीं होगा। इसलिए जब मां और बेटे हाथ में हाथ डालकर कमरे से बाहर निकले और सीढ़ियों पर मुझसे टकराए, तो उसने वास्तव में मुझे एक दुर्लभ मुस्कान दी। ह्यूगो ने तो सक्रिय रूप से मुझे आमंत्रित भी किया। परसों स्कूल शुरू हो रहा है, हम एक ही क्लास में हैं, मैं तुम्हें सब दिखाऊंगा। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, सीधे अपने कमरे में चला गया। आज खरीदे गए नए पाठ्य पुस्तकें और कॉमिक बुक खोली, पढ़ते हुए पन्ने पलटे, जल्दी से नई शब्दावली याद कर ली। सोने से पहले मैं पहले ही चित्र वाली किताबें पढ़ सकता था। बिस्तर पर कहानी की किताब पकड़े हुए स्नो व्हाइट और स्लीपिंग ब्यूटी के बारे में सोच रहा था। क्या ये परियों की कहानियां सच हैं? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शिकारी स्नो व्हाइट को वास्तव में खत्म कर देगा? 7 बौने उसकी मुफ्त में मदद नहीं करेंगे और चुड़ैल का श्राप इतना ओपी शक्तिशाली था, राजकुमार शायद उसे 1-on-1 में नहीं हरा पाएगा। वैसे भी बड़े शहर में मेरी दूसरी रात सब कुछ बहुत अवास्तविक लग रहा था। अगली सुबह जल्दी मेरे जागने से पहले ही किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। लियो, क्या तुम उठ गए? क्लो ने एक बार बुलाया, इंतजार नहीं कर सकी और दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। कोने में बंद पीसी बॉक्स को देखकर वह तुरंत गुस्से में आ गई। तुमने पूरी रात उन फटी हुई किताबों को गले लगाया, पीसी भी चालू नहीं किया। उन बच्चों की किताबों में क्या अच्छा है? तुम्हारे दिमाग का इस्तेमाल उचित काम के लिए होना चाहिए, इसे बर्बाद मत करो, समझे? बात करते हुए वह बॉक्स की तरफ दौड़ी, रिकॉर्ड समय में पीसी असेंबल कर दिया। अंत में 4 प्रीमियम एलसीडी मॉनिटर ने एक घेरा बना लिया, मुझे अंदर डाल दिया ताकि मैं दिखाई भी न दूं। अभी ईस्ट सर्वर में एक टूर्नामेंट है, मैं ईमानदारी से तुम्हें शामिल होने के लिए आमंत्रित करती हूं। अगर हम जीतते हैं तो तुम सारा लूट रख लेना। सबसे पहले जो उसने खोला वह टूर्नामेंट रजिस्ट्रेशन पेज था। मैंने चेहरे पर कोई भाव नहीं रखा, हैकर अलायंस बैनर देखा और पूछा, यह उचित काम है? क्लो अजीब तरह से 2 बार हंसी। विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ना यह न्याय कैसे नहीं है? यह हैकर हमला अन्य देशों द्वारा उकसाया गया था, जिसने राजधानी की साइबर सुरक्षा पर पहले हमला किया था। उन लोगों ने न केवल फायरवॉल को तोड़ा बल्कि आधिकारिक होम पेज पर खुलेआम ईस्ट एशिया के बीमार लोग लिख दिया। यह एक अत्यधिक अपमानजनक ऐतिहासिक इंसल्ट थी। इसने घरेलू हैकर फर्मों में भारी खलबली मचा दी। आधिकारिक अधिकारियों के कुछ करने से पहले उन्होंने दुनिया को एक सबक सिखाने का फैसला किया। हमारी टीम ने पिछले दिन पहला स्थान जीता था, इसलिए इस बार हम मुख्य डीपीएस हैं, लेकिन अमेरिकी साइबर डिवीजन का सामना करते हुए मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूं। क्लो थोड़ी शर्मिंदा लग रही थी। हर किसी का यह पहली बार है जब वे ऐसे बाग पर सवार हैं जिससे वे उतर नहीं सकते। अगर हम पहला बार विफल करते हैं तो हम हैकर समुदाय में हंसी का पात्र बन जाएंगे। मुझे पुरस्कार राशि की परवाह नहीं थी, लेकिन मैं इस बात में रुचि रखता था कि कोर्ट लोगों पर हमला कैसे कर सकता है। इसलिए मैंने पूछा, हमले में कितना समय बचा है? क्लो ने टाइमर चेक किया। पूर्ण हमले में 6 घंटे। यह सुनकर मैंने सिर हिलाया। पढ़ने के लिए कल की बुनियादी प्रोग्रामिंग किताब खोली। क्लो को डर था कि मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए वह मेरे कमरे में ही डेरा डाल दिया। नौकरानी को ऊपर नाश्ता लाने का आदेश भी दिया।